मेरे साथ पृथ्वीराज चौहान है जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कैबिनेट में राज्य मंत्री थे, एमओएस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो इसका मतलब है कि आप सबसे नज़दीक थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के। दिन में कितने बार मुलाकात होती? देखिए, नज़दीक कहना मुश्किल है क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत बड़ा होता है, करीब करीब 70-80 मंत्री होते हैं। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री कार्यालय का राज्य मंत्री एक विशेष स्थान होता है। प्रधानमंत्री के साथ काम करना होता है। 6.5 साल में एमओएस पीएमओ था, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। कितनी बार मिलते थे दिन में? कई 4-4, 5-5 बार मुलाकात होती थी, कई 2-2 दिन तक नहीं होती थी। कई वो दौरे पे जाते थे तो हमें यहाँ रुकना पड़ता था। तो ऐसा कोई निश्चित ये नहीं था। पार्लियामेंट के समय हर सुबह 10 बजे मीटिंग होती थी। पार्लियामेंट के बिजनेस के बारे में, पार्लियामेंट के क्वेश्चंस के बारे में अधिकारी आकर सबको ब्रीफ करते थे। और जवाब तलब तो हम ही करते थे, इसलिए हमें पूरा ब्रीफिंग लेना पड़ता था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को पता होता था कि कौन सा विषय आने वाला है, कौन सा प्रश्न आने वाला है। अपने दर्शकों को बताना जरूरी है कि प्रधानमंत्री के लिए जो सवाल लोकसभा राज्यसभा में पूछे जाते हैं वो राज्य मंत्री ही जवाब देते हैं प्रधानमंत्री के बिहाफ पर। अच्छा, प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है उनके बगल में ही जो है पृथ्वीराज चौहान साहब का भी दफ्तर था संसद भवन में, और वहीं पे ये हम लोग को ब्रीफ करते थे। जब न्यूक्लियर डील चल रहा था आप रोज हमें ब्रीफ करते थे, हमें समझाते थे, डॉक्टर साहब से ब्रीफ लेके आते थे। वो कैसा टेस्ट मोमेंट था? क्या डॉक्टर साहब को अंदाजा था कि लेफ्ट के सपोर्ट विड्रॉ करने के बाद भी वो बिल पास करा देंगे? देखिए, ऐसे था कि जिस तरह से 1991 और से 96 के पीरियड में वित्त मंत्री होते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के अर्थव्यवस्था की पूरी दिशा बदल दी और एक बड़ी तेज़ी से विकास होने का एक रास्ता साफ किया। कई सारे विधायक करे। उसी महत्व का, उसी तरह का देश की विदेश नीति में बदलाव लाने का काम इंडो यूएस न्यूक्लियर डील ने किया। क्लास सवाल है, पर्सनल ट्रिब्यूट कैसे देंगे आप डॉक्टर साहब इतने लंबे समय? वेल, ही वाज ए अनयूजुअल पॉलिटिशियन, ही वाज ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग। बहुत ही बड़े एक ह्यूमन बीइंग थे। एक बुद्धिमान अर्थशास्त्री तो थे ही। राजनीति में आए क्योंकि एक विशेष परिस्थिति थी और देश की जब पुकार, जब नरसिम्हा राव जी ने जब आग्रह किया तो वो राजनीति में आए। वैसे पहले राजनीति में नहीं थे। कई लोग कहते हैं कि मनमोहन सिंह सिर्फ अर्थशास्त्रज्ञ थे, राजनीतिक नहीं थे। लेकिन मैं समझता हूँ ये बात सही नहीं है। हाँ, राजनीति पूरी तरह से जानते थे, लेकिन हमारे परंपरागत जो राजनेता हैं कि जरा सत्ता मिल गई तो उनके दिमाग में सत्ता चढ़ जाती है, ऐसा कभी नहीं हुआ। उनको जरा भी कहीं सत्ता का अहंकार नहीं था। एक अलग से ही राजनेता थे। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। लेकिन जो विनम्रता से जिस तरह से वो पेश आते थे, कोई छोटा अधिकारी हो, चाहे छोटा नेता हो, बड़ा नेता हो, बहुत बड़ा नेता हो, सभी के साथ उनका बर्ताव बहुत विनम्रतापूर्वक बर्ताव था। मैंने किसी राजनेता को आज तक इस तरह का बर्ताव करते हुए नहीं देखा है। You worked under Manmohan Singh when he was Prime Minister. How you remember Manmohan Singh? Look, I remember him with a great deal of respect and a great deal of affection. I think he was a great Prime Minister and a wonderful human being. And those are the things that one has to cherish because, you know, after all these years, you remember people by everything that they stand for, everything they did. He pulled 10 million people out of poverty every year. He did so much in terms of his contribution to this nation. He kept us free from the global financial crisis when other countries were going under. He created so many laws that have benefited people, including the famous Manrega scheme. He is somebody for whom there's no list, no shortage of things we can point to. Why do people have individual bank accounts of poor people? He started them. Why do people have the Manrega scheme? He started it. Why do people have direct benefit transfer? He started it. But he never sought credit. He was thinking always of the future. Even in his 80s, he would talk about the impatience of the young, how important it was to respect the young, to think of the young in all the decisions we take. And that kind of mentality was very special. But above all, he acted with heart, with compassion, with humility, with honesty, tremendous honesty and integrity. Just an absolutely wonderful man. You know, when a good human being leaves, all of us are diminished. And today's CWC meeting also, and कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है सर कि कैसे उनको आगे श्रद्धांजलि दी जाए? क्या उनके लिए कुछ आप चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कोई पद उनके लिए स्मारक बनाने की या कोई अवार्ड देने की? वो तो पार्टी बताए क्योंकि वर्किंग कमेटी मीटिंग के अंदर ऐसे कुछ चर्चा नहीं की है।
लेकिन कुछ न कुछ तो ज़रूर, मेरे ख्याल में इतना महान व्यक्ति जब जाते हैं, इसमें तो अभी राजनीति की बात तो थोड़ी है। मेरे ख्याल में सरकार कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। हमारे साथ प्रफुल्ल पटेल हैं, जो कि डॉक्टर साहब के कैबिनेट में एविएशन मिनिस्टर थे, और उन्हीं के समय जो है एविएशन मिनिस्ट्री सबसे ज़्यादा ओपन हुआ। आप इतने जहाज आप देख रहे हैं, जितने पास आपके पास ऑप्शन है। खुद प्रफुल्ल पटेल साहब हमारे साथ हैं। सर, एविएशन सेक्टर को में जो खोला आप लोगों ने, उसमें डॉक्टर साहब का क्या गाइडेंस था? डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब एक ऐसे इंसान थे कि जिनको दुनिया ने केवल एक शांत स्वभाव के, बड़े सरल स्वभाव के, लेकिन प्रगतिशील विचार के एक व्यक्ति थे। वो देश के जब फाइनेंस मिनिस्टर बने 91 में, तो हम नए नए सांसद चुनकर आए थे, और उस ज़माने में देश में सोच ऐसी थी कि हर चीज़ सरकार ने देना चाहिए। और जब ये प्रक्रिया शुरू हुई नए रिफॉर्म की, तो हम लोगों को बड़ा डर लगने लगा कि भाई गांव में जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे, तो लोग उसका के बारे में क्या कहेंगे। ऐसे धीरे धीरे परिवर्तन लोगों की सोच में भी होने लगा कि सही में आज अगर इतने साल के बाद, 34 वर्षों के बाद हम आज देश को देखें, तो 5वें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था हम बने हैं। उसमें कहीं न कहीं एक बड़ा हिस्सा मनमोहन सिंह जी के नाम पे लिखा जाएगा। और मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 10 साल उनके साथ मैं काम कर सका। मैं बताना चाहता हूँ कि लोग कहते थे कि डॉक्टर साहब को कोई और पीछे से हाथ है, रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री, जो भी कुछ बोलते, एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री, जो भी बोलते थे, क्योंकि वो एक बेचारे डायरेक्ट पॉलिटिकल विरासत से नहीं आए थे, इसलिए लोगों में ऐसी सोच थी। मैं आपको कह सकता हूँ कि एक बड़े दृढ़ संकल्प और एकदम जिसको कहते हैं कि मजबूत इरादे वाला व्यक्ति थे। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है कि उनकी नज़र के बाहर कोई बात चूक जाए। वो अलग बात है कि वो तरीका उनका अलग था। मैं जब मंत्रालय में पहली बार पहुंचा, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि साहब 1 महीने के बाद मुझे वक्त दीजिए। बोले ठीक है, 1 महीने बाद आप आइए। मैंने पूरा प्रेजेंटेशन लेकर गया, और पहले कह दिया था तो 1 घंटे का वक्त दिया गया था, मगर हमारी चर्चाएं चली करीब 3 साढ़े 3 घंटे। मैं भी ज़रा आश्चर्य था कि भाई इतना वक्त प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। उनको भी अच्छा लग रहा होगा कि कुछ आइडियाज़ और जो रिफॉर्म होने जाएंगे तो उसका फ़ायदा पूरे मुल्क को होगा। और ये उन्होंने जब समझ लिया तो 90% चीज़ों को तो उन्होंने वहीं के वहीं हाँ कह दिया। जो सुधार हुए वो इसीलिए हो पाए क्योंकि एक प्रधानमंत्री जब तक आप बैक नहीं करेंगे तो कैसे होगा। 91 में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए काम कैसे कर पाए, क्योंकि नरसिम्हा राव जी ने उनको बैक किया। नरसिम्हा राव जी को दुर्भाग्य से बहुत सारे लोग उनका क्रेडिट नहीं देते हैं, लेकिन उनका सोच बड़ा था, तभी तो उन्होंने उनको बनाया था फाइनेंस मिनिस्टर सूझबूझ के साथ कि ये व्यक्ति आएगा तो ही हमारा देश जो तकलीफ में है, संकट में, इसे बाहर उभरेगा। ये तो हो गई बिजनेस की बातें। पर्सनली कैसे ट्रिब्यूट देंगे? कि बहुत विनम्र और सादगी का जीवन। मैं 2-3 बार कभी अचानक वक्त मांगा, और वो प्राइवेट क्वार्टर्स में घर में जब थे, प्रधानमंत्री का एक होता है कार्यालय का और एक होता है उनका व्यक्तिगत निवास स्थान, मैं वहाँ गया। बेचारे वो कुर्ता पैजामा इस्त्री भी नहीं की हुई थी, सादे बिल्कुल अपना बैठे थे। आप अगल बगल में देखो तो फर्नीचर हो, सब हो, इतनी सादगी के साथ वो बैठे थे कि, और बेचारे उनको खाने पीने का भी कोई ऐसा विशेष कोई उनका कोई डिमांड नहीं थी, तो बस वही अपना चाय भजिया खा लो ज़्यादा से ज़्यादा, और अपना उनको मिल से बात करके निकल जाओ। तो एक सादगी वाला जीवन, विनम्रता, मगर सोच बहुत ऊंची, उम्दा, और देश के प्रति उनकी जो लगाव था, भावना थी, मतलब लाजवाब थी। तो हिंदुस्तान ने 1947 में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी
एक शुरू की, उसमें आज 77-78 साल के बाद मनमोहन सिंह साहब के भी 10 साल स्वर्ण अक्षरों में हमेशा लिखे जाएंगे और उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए रहा। ऐसा मानेंगे। थैंक यू सर फॉर योर दिस काइंड वर्ड्स। थैंक यू। हमारे साथ सुप्रिया सुले जी हैं। मैम, डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर एक अपूरणीय क्षति है देश के लिए। आप कैसे याद करते हैं जब आप यंग सांसद बन करके आए थे? पहली बार जब संसद में आए थे तो हमेशा संसद भवन में बड़े बड़े नेता तक थे। मुझे अभी भी याद है, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, प्रणब दा फाइनेंस मिनिस्टर थे, चिदम्बरम जी थे, यहाँ से सुषमा स्वराज जी थी, फिर अरुण जेटली जी थे। इतने बड़े बड़े नेता बीजेपी से थे। जसवंत सिंह जी मुझे याद है, बड़ी ऊंची इंग्लिश में भाषण करते थे। हम सब ने बहुत सीखा इनसे। और डॉक्टर साहब को कैसे याद करेंगे? पहले जिस तरह से वो सबसे बात करते थे, ऐसे कभी डर नहीं लगता था उनके पास जब अगर जाओ तो। एक अदब से लगता था कि देश के प्रधानमंत्री बहुत बड़े नेता है, बहुत बड़े ओहदे पे बैठे, लेकिन जब उनके पास अगर जाओ तो बहुत प्यार से, और हर जो भी उनके यहाँ जाता था उससे बड़े प्यार से बात करते थे और समझ, इट वॉज अ वेरी गुड लिसनर। तो कभी भी किस बारे में हम उनसे बातें बड़ी पेशेंटली सुनते थे। भले उनको लगता तो ये बच्चे कुछ भी बोले जा रहे हैं, हम बहुत यंग थे, शायद एक्साइटेडली कभी गलती भी करे होंगे उसका, बट बहुत पेशेंटली छोटी छोटी चीज़ें शायद उनको सब पता भी थी, तो फिर भी ऐसे लगता था उनके कि नहीं पहली बार कुछ कोई कोशिश कर रहा है। और वो पार्लियामेंट में बहुत बार आते थे, तो संसद भवन में किसी का भी छोटा मोटा भाषण चलता, बड़े प्यार से वो सुनते थे। बहुत लोगों से मैंने बात की, लेकिन जो आपने कहा कि उनके पास जाने से डर नहीं लगता था, ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। एक और सवाल है, पवार साहब के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, 10 साल रहे, उनको सीसीएस में भी रखा। बिल्कुल। और ये पहली बार हुआ था कि कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर को सीसीएस में, तो ये बड़ा ट्रस्ट था उनका पवार साहब। नहीं, उनको, मैं तो पवार साहब को और मनमोहन सिंह जी को चिढ़ा भी थी बहुत बार कि आप एक दूसरे से ज़्यादा बात करते हैं अपने पत्नी से ज़्यादा, क्योंकि वो हफ्ते में 5 बार, तो कुछ आपको याद होगा उस टाइम में आप भी बड़े रिपोर्टिंग करते थे, तब कैबिनेट मीटिंग्स 2-3 बार हफ्ते में होती थी और फिर सीसीएस की मीटिंग, तो हर रोज़ एक बार तो पीएम साहब और पवार साहब मिलते थे। तो 5 दिन 10 साल हर हफ्ते 5 बार तो मिल ही थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 4 हुआ, बट बहुत, और जिस तरह से उन्होंने टीम रखा था कैबिनेट में भी, हर एक का मान सम्मान हुआ करता था, तो बहुत हंसी मजाक में प्यार से बहुत रिश्ते गहरे बने। एक लास्ट क्वेश्चन है, कई लोग कहते हैं कि वो चुप रहते थे, कम बोलते थे, लेकिन मैं कहता हूँ कि जितना बोलते थे वजनदार बोलते थे। सही है। और बहुत लोग कहते थे कि वो नॉन पॉलिटिकल थे। मेरा कहना था वो बहुत पॉलिटिकल आदमी थे। बिल्कुल सही है। और साइलेंस हैज़ अ ह्यूज पावर। आप देखिए, जितने जितने लोग आप दुनिया में देखते हैं जो यशस्वी है, वो कम बोलते हैं, तो साइलेंस हैज़ इज ह्यूज पावर, पर उसके लिए टाइम लगता है और पेशेंस लगते हैं समझने में। जो उनका व्यक्तिगत जीवन था, बताते हैं बहुत सादगी भरा था। परेशान होते, इरिटेट होते, आपने कभी देखा? कम बोलते थे और वो बहुत पुल्स एंड प्रेशर्स की पॉलिटिक्स वाला समय था। मैं अनुभव करता था कि वो मतलब 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे वाली नीति पे अक्सर चलते थे। ये मैंने स्वयं भी सीखा कि जैसा आप करना चाहते हैं, खासकर सरकार में या पुलिस में, ऐसा नहीं है कि आप जैसा चाहते हैं हमेशा वैसा ही होगा। सो कभी कभी थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, 2 दिन बाद आपके मन का काम हो जाएगा। और हर चीज़ में व्यक्तिगत मैंने देखा कि डंडा लेके दौड़ने से ही काम नहीं होता। पुलिस में भी बहुत से काम बहुत होशियारी के साथ में हो जाते हैं। और मैं अपने आप को 2 पुलिस अधिकारियों के रूप में देखता हूँ। एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के संपर्क में आने से पहले बहुत अक्खड़ और प्रायः लोगों से लड़ाई करने वाला, और एक उनके बाद जो कि बहुत होशियारी के साथ में काम निकालने वाला। और शायद ही किसी से लड़ाई उसके बाद में मेरी होती थी, क्योंकि मैं देखता था जब प्रधानमंत्री को सूझबूझ के साथ काम करना पड़ता है, हमेशा अपने मन की नहीं कर सकते। तो तुम तो एक जिले के एसपी हो, तुम्हारे मन की हमेशा क्यों होगी, लेकिन कानून के राज का पालन कराना है। उसके लिए किस तरीके से कोalition बनानी चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए, ये मुझे व्यक्तिगत सीखने के उनसे मिला। कल आपका सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ रहा था, आपने एक मारुति कार का जिक्र किया कि साहब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनको नहीं पसंद थी, वो क्या वाकया? 2004 के आसपास ही एसपीजी ने BMW की एक फ्लीट खरीदी थी। उसी समय फिर प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तो वो बड़ा असहज महसूस करते थे। बार बार मुझको बोलते थे, मेरे और कोलीग्स को बोलते थे कि नहीं मुझे इस गाड़ी में नहीं चलना है। उस समय एम्बेसडर की फ्लीट भी अवेलेबल थी,
तो हम लोग उनको समझाते हैं कि सर ये गाड़ी आपके कोई वैभव ऐश्वर्य के लिए नहीं ली गई है, इस गाड़ी के सिक्योरिटी फीचर्स इतने अच्छे हैं, आपके प्रोटेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपसे अनुरोध है आप इस गाड़ी में चलें। तो मान जाते थे इस बात को, लेकिन बार बार फिर 3-4 दिन बाद बोलते नहीं आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दिस कार, ऐसे कहते थे। और साथ साथ जो मैंने जिक्र भी किया, उनकी अपनी एक ही गाड़ी थी मारुति 800 एक, जो वहीं पे खड़ी रहती थी, और आते जाते वो उस गाड़ी को निहारते थे, कभी कभी हम लोग से जिक्र भी करते थे गाड़ी ठीक है ना। तो तमाम दायित्वों में मेरा एक छोटा सा दायित्व ये भी था कि उनकी वो मारुति वर्किंग कंडीशन में रहे, तो उसको हर दूसरे तीसरे दिन स्टार्ट करके एक ड्राइवर घुमा दिया करता था और फिर खड़ी कर दिया करता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ गए हैं, और उन्हीं सब चीज़ों पर बात करने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त उनके मीडिया सलाहकार पंकज पचौरी जी हमारे साथ हैं। सर, आप वो कौन सी एक सीख है जो आप लोगों को देना चाहेंगे जो डॉक्टर साहब में थी? डॉक्टर साहब हमेशा ये कहा करते थे कि प्रगति की सबसे पहली जो कंडीशन, जो शर्त है, वो होती है शांति। पीस इज़ द फर्स्ट कंडीशन ऑफ प्रोग्रेस। और इसीलिए वो इतने सारे ज़्यादा काम कर पाए, क्योंकि शांति से सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हिंसा ना हो, देश में बटाव ना हो। शांति से ये है कि अगर जब तक आप मानसिक रूप से शांत नहीं होंगे, आप प्रगति नहीं कर सकते। और उससे ये भी था कि किस तरह से आप सभी तरह की जो विचारधाराएं हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं, अलग अलग लोगों के जो विचार हैं, अलग अलग लोगों के जो इंटरेस्ट हैं, जो उनके निजी हित हैं, उनको भी आप साथ लेके चलें, तब आप ये कर पाएंगे। और ये उनकी सबसे बड़ी विरासत है। जिस तरह का सम्मान मैं देखता हूँ, जिस तरह की श्रद्धांजलियाँ उन्हें दी जा रही हैं, 7 दिन का शोक जो है वो घोषित कर दिया गया है, उससे मुझे ये लगता है और एक शांति भी दिन को मिलती है कि जो जीते जी उनको सम्मान नहीं मिल पाया, वो कम से कम अब मिल रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो सभी लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता जो है वो रखते थे। डॉक्टर साहब के बारे में ये कहा जाता रहा कि बड़ा चुप रहते हैं, नहीं बोलते हैं, एक नेता जैसा जो फ्लेयर होता है वो नहीं है, लेकिन फिर भी चुपचाप वो अपना काम करते चले गए। जी बिल्कुल, उनको नेतागिरी में ज़्यादा विश्वास नहीं था। वो कहा करते थे माई वर्क विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। जो बात आगे चल के सचिन तेंदुलकर ने कही, माई बैट विल डू द टॉकिंग। और वो हमारे सबके सामने है कि 2004 और 2014 के बीच में जिस तरह की आर्थिक प्रगति हमने मुल्क में देखी, वैसी उसके बाद हुई नहीं। उससे पहले तो हुई नहीं थी, वैसी उसके बाद नहीं हुई। जिस तरह का शांति और भाईचारा उस समय हमने देखा, काफ़ी समस्याएं हैं, इतना बड़ा मुल्क है, लेकिन वो बाद में नहीं हुई। पूर्वोत्तर के बारे में